हेलो माय डियर चैंपियंस, मेरा नाम है सीए प्रणव। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर 1 ऑफ कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट मे 25 डिस्कस करने आया हूं। सर, इस वीडियो का पर्पस क्या है? देखो, मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई इसलिए लेकर आता है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट पेपर को आईसीआई के सेंटर में जाकर या फिर घर में 3 घंटे का टाइमर लगाकर सीरियसली उसे सॉल्व करें। बट कुछ बच्चे ये चीज़ नहीं करते एंड मॉक टेस्ट पेपर में जो नए पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो उनसे छूट जाते हैं। दूसरा, जो बच्चे सॉल्व करते भी हैं लेकिन उनको शायद एमटीपी के आंसर शीट को देखकर आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, सर इस मॉक टेस्ट पेपर में क्या नया आया है, कौन सा स्पेशल पॉइंट आया है, वो हमको सीधे बता दो सर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है सर ये सब करने का भी। तो मैं बोलता हूँ, भाई मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए वीडियो जिसके अंदर सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है समरी। तो जितने भी पूरे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A से लेके 6D तक, और सारे के सारे एमसीक्यू, हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके साथ साथ उसमें क्या स्पेशल एडजस्टमेंट है, वो मैंने उस शीट में डाला हुआ है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर उस मतलब उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, चलो जी, ऑलराइट, शुरू करते हैं। MTP1 मे 25 कॉस्टिंग सी इंटरमीडिएट समरी एंड द डिस्कशन बाय मी सीए प्रणव पोपट। आइए, तो पहले मैं क्वेश्चन वाइज समरी आपको दिखा दूं तो इट लुक्स लाइक दिस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन हमारे केस सिनेरियो थे, क्वेश्चन 1 to 5 एमसीक्यू, देन क्वेश्चन 6 to 10, और फिर 11 से लेके 15 तक जो हमारे सिंपल एमसीक्यू आते, 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल वो थे। और आप देखोगे दोनों ही केस सिनेरियो एमसीक्यू में मैंने कुछ कुछ पॉइंट डाले हुए हैं। और केस सिनेरियो एमसीक्यू तो हम जितने ज़्यादा देख कर जाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यस, मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस MCQ 1 to 5 और MCQ 6 to 10 बताने वाला हूँ। साथ साथ ये दो जहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही ईजी, इसको डिस्कस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप सेल्फ कर सकते हो। इसलिए टाइम को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये वाला ज़रूर डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है, और MCQ नंबर 14 भी करेंगे। फिर आप डिस्क्रिप्टिव में आ जाइए। तो डिस्क्रिप्टिव में देखो, आप कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली उठ के आए, पर कुछ क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट है तो वो डिस्कस करूंगा मैं। इस तरीके से हमने पूरी समरी शीट बनाई, जिसका असली यूज़ तब है जब आप मेरे साथ ये सेशन पूरा देख लेते हो। फिर बाद में आपको ये समरी शीट आपके पास रहेगी ना, तो आराम से आपको पता रहेगा कि मुझे इसमें से क्या क्या देखना है, मेरे लिए इसका टेक अवे क्या है। ठीक है, तो आओ भाई शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये लीजिए, केस सिनेरियो बेस्ड MCQ। ओके सर, केस सिनेरियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं फिर से। कभी भी केस सिनेरियो MCQ को सॉल्व करो, सीधे पैराग्राफ पढ़ने मत जाओ, पहले केस सिनेरियो की रिक्वायरमेंट को पढ़ लो, ताकि जब आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो तब आपको पता रहे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आइए, तो सबसे पहले मैं आके रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट सब लगेगा, ऑप्टिमम रन साइज। अरे ये तो यूनिट एंड बैच वाले टॉपिक का आ गया। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मार्जिनल भी है और कहीं ना कहीं साथ में चैप्टर 8 यूनिट एंड बैच भी है। तो कभी कभी मैशअप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि आजकल बहुत यूजुअली देखने को मिल रहे हैं न्यू सिलेबस में। एंड इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रन। ठीक है, अब देखो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, EBQ निकालना एंड सो ऑन। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ एकदम फटाफट। तो दिया है, रिंकू लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बैग्स बनाते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के। कंपनी ने एक न्यू प्लांट बनाया है नेबरिंग कंट्री में, और न्यू प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट्स की, ठीक है, और नॉर्मल कैपेसिटी है 90%, मतलब 2 लाख का 90%, 1,80,000 की नॉर्मल कैपेसिटी है। एज पर द स्टडीज, द कंपनी विल बी एबल टू सेल द होल प्रोडक्शन आफ्टर मेकिंग प्राइस एडजस्टमेंट। मतलब डिमांड पूरी 100% है, 180 जो आप बनाओगे पूरा बेच सकते हो। नाउ मटेरियल कॉस्ट है फॉर 1,80,000 यूनिट्स 42 लाख का, लेबर है आपके पास 40 लाख का, और फैक्ट्री ओवरहेड्स है 35 लाख। अब आप देखोगे मटेरियल में 100% वेरिएबल दिया है, लेकिन लेबर में 70% वेरिएबल दिया है। मतलब 30% ऑफ 40 लाख विल बी अवर फिक्स लेबर कॉस्ट, 35 लाख का 40% ये अपना फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड होगा। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एडमिन ओवरहेड्स दिया हुआ है। एडमिन ओवरहेड्स में 10 लाख एंड अगेन 30% वेरिएबल, तो इसका 70% फिक्स्ड होगा। नाउ bags are being produced and sold on a steady basis and inventory carrying cost है 1 रुपीज़ of holding cost per bag per month। तो जहाँ CCPU PA की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 रुपीज़ में 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये डेटा मुझे पर मंथ दिया है, जबकि हम अपने EBQ के फॉर्मूले में पर एनम वैल्यू लेते हैं। नाउ सेटअप कॉस्ट हमको दिया हुआ है, दैट इज 1,000 रुपीज़ पर बैच। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट विल बी सोल्ड ओनली
द सेल्स एजेंट इन द ओनली थ्रू द सेल्स एजेंट। तो जब आप बेचने जाओगे तो एजेंट के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंट्री का काम हो रहा है, और आपको कमीशन देनी पड़ेगी 5 रुपीज़ की। इसका खास बात यह है सर कि कमीशन क्या हो गया, हर एक यूनिट पे जाने वाला है, मतलब कमीशन 5 रुपीज़ पर बैग एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो जब आप अपने ब्रेक इवन के लिए वेरिएबल कॉस्ट अलग, फिक्स कॉस्ट अलग निकालोगे, तो प्लीज़ कमीशन को लेना मत भूलना भाई, कभी कभी ये चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। नाउ देर इज़ नो अदर सेलिंग एक्सपेंसेस देन कमीशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, बराबर है 365 डेज इन अ ईयर। तो जहाँ भी डेज निकालने की जरूरत आएगी हम 365 लेंगे। यू आर द कॉस्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बात आसानी से निकलेगा। 42 लाख का 100% हो जाएगा वेरिएबल, बराबर है 40 लाख का 70%, 4 7 जा 28 लाख हो गया वेरिएबल, बाकी बचा हुआ 12 लाख हो गया फिक्स्ड। 35 लाख का 60% वेरिएबल हो जाएगा विच इज 21, बाकी बचा 14 लाख चला जाएगा फिक्स्ड में। उसके बाद अगर मैं देखूं भाई, जो एडमिन ओवरहेड दिया ना 10 लाख, उसका 30% मतलब 3 लाख वो भी मेरा वेरिएबल में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ एडमिन ओवरहेड लिख दिया 3 लाख। तो आप देख सकते हो 94 लाख का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, जिसमें एक वेरिएबल कॉस्ट जुड़नी अभी कौन सी बाकी है सर, कमीशन वाली। कमीशन में उसने क्या बोला, जितनी भी यूनिट आप बेचोगे हर एक यूनिट का 5 रुपीज़। तो मैंने बोला देखो भाई 2 लाख की कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी का मैं 90% यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं 1,80,000 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा और हर एक यूनिट में 5 रुपये का कमीशन, तो 9 लाख रुपीज़ ये हो गया। इस तरीके से जब आप इन पूरे को टोटल करोगे तो 103 लाख रुपीज़ का आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रहा हमारे पास 103 लाख। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो कुछ खास बात मुझे लगी नहीं, बस केस सिनेरियो है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा वो बोल रहा है कि आप ये भी बताइए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। मैं जब वेरिएबल निकाल रहा था तो आपने देखा फिक्स्ड भी निकालते गया, मटेरियल में कुछ भी फिक्स नहीं है, लेबर में, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में और एडमिन के अंदर ये तीनों फिक्स्ड था। तो 33 लाख रुपीज़ की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम सर। अब कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब पर बैग कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है क्या क्वेश्चन में सर, सेलिंग प्राइस आइए चेक कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस मुझे तो नहीं दिख रहा यार। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे दिया। अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर बैग है तो बताइए आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट आपने मेरे साथ निकाला 103 लाख, कितने बैग्स के लिए, 1,80,000 बैग्स के लिए। तो पर बैग कितना हो गया, 57.22। ये हो गया हमारा 100 से सेलिंग प्राइस, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो मुझे मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है इसको मैंने मेरे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से डिवाइड किया। मैंने कैलकुलेटर में 42.7777 पूरा लिया था, तो मेरा आंसर ये आ रहा था 77143। पर अगर मैं 42.78 ले लेता तो एग्जैक्टली इससे मैच कर जाता। बट फिर भी भावनाओं को समझ सकते हो आप, 77143 और 77139 लगभग क्लोजेस्ट हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को डेफिनेटली टिक कर सकते हैं। नाउ ऑप्टिमम रन साइज एंड नंबर ऑफ रन। अब देखना ऑप्टिमम रन साइज मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कैसे निकलेगी, 1,80,000 निकाला हुआ है सर हमने, इंटू सेटअप कॉस्ट 1000 रुपये दिया, और कैरिंग कॉस्ट के लिए उसने बोला था 1 रुपीज़ पर मंथ पर बैग। तो 12 महीने के लिए हो जाएगा 1 इंटू 12 रुपीज़, ये मैंने 12 रुपीज़ कर दिया। उससे हमारा ये निकल कर आ गया सर ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम रन साइज निकल गया 5477। तो नंबर ऑफ रन कितने होंगे, साल भर में जितनी डिमांड है 1,80,000, और एक बैच में आप कितना बना रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कितने बैचेस बनाने। 32.8 तो पॉसिबल नहीं, तो 33 आएगा। यस, तो ऑप्शन डी 33। फिर आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रन। 2 कॉन्जिक्यूटिव रन मतलब 2 सेटअप या 2 बैचेस के बीच में कितने दिन का गैप होगा। तो 365 दिन में अगर आप 33 बैचेस बना रहे हो तो हर 11 दिन में लगभग एक बैच आपका बनेगा, तो एवरी 11 डेज। तो आइए हम लोगों ने कौन सा कंप्लीट कर लिया सर, हमने सबसे पहला क्वेश्चन देख लिया जिसके अंदर चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर 14 और 8 दोनों मिक्स थे, और MCQ 1 से 5 था। CVP और EBQ दोनों का टॉपिक यूज हुआ था, टोटल VC, टोटल FC, BEP, ऑप्टिमम रन साइज और ये रन इंटरवल पूछा था। एक खास बात जो शायद बच्चे भूल जाते हैं वो था सर कि जो कमीशन वाला पार्ट दिया था उसको भी वेरिएबल कॉस्ट में लेना था। बाकी अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन पूरा का पूरा रेगुलर है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर एज सच इसके अलावा कोई और चैलेंज नजर आता है। आई होप आपको भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट हमारे
दूसरे वाले केस सिनेरियो एमसीक्यू में। दिस आई कैन कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आप कुछ और देखो ना देखो, अगर आप इस मॉक टेस्ट पेपर की बात करते हो तो आपको इस मॉक टेस्ट पेपर में कम से कम ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरियांसेस टॉपिक से आया है, लेबर वेरियांसेस से, और थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। आइए शुरू करता हूँ मैं फटाफट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, केस सिनेरियो में हम लोग पहले काम क्या करते हैं सर? हम लोग पहले जाके रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। आइए, इफ द टोटल ऑफ द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ स्किल्ड लेबर एंड सेमी स्किल्ड लेबर इज दिस मच, व्हाट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ अनस्किल्ड लेबर? देखो भाई, ऐसा है कि ये समझ में आ गया कि 3 टाइप के लेबर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। और आपका जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उसमें 2 लोगों का आपको दिया है, तीसरे का निकालना है। तो अगर टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पता चल जाए तो ये दोनों का उसमें से माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाले का निकल आएगा। ठीक है सर, ये हो गया क्वेश्चन 6। अभी मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, ये तो सिर्फ रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द अमाउंट दैट कंपनी सेव्ड एंड पेड एक्स्ट्रा टू द लेबर रिस्पेक्टिवली? अब ये तो भाई क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पढ़ के समझ में आएगा। If in total 1440 weeks were worked in addition to what was planned, how many extra or less worker used in actual compared to standard? Answer in the sequence of skilled, semi-skilled, unskilled. Again, question का context होगा तब clear होगा कि करना क्या है इसमें। Calculate the revised standard week for all the 3 types of labor. यार मुझे एक चीज़ हिंट मिल रही है यहाँ से, मुझे आंसर तो नहीं पता, एक हिंट मिल रही है कि हम लोग जनरली जो हमारा टाइम है वो आवर्स में दिखाते हैं, बट ऐसा कोई शॉर्ट तो नहीं है कि आवर्स में दिखाना पड़े। इस क्वेश्चन में आप देखोगे RSH की जगह RSW बोल रहा है, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड वीक। इससे मुझे ये क्लू मिल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर टाइम का यूनिट जो है वो आवर्स में नहीं लिया गया है, डेज में भी नहीं लिया गया है, वीक्स में लिया गया है। तो आइए सर देख लेंगे आगे जाके। अच्छा, फिर दिया है इफ द स्टैंडर्ड रेट चार्ज बाय द स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर दिस, तो बताइए कौन से लेबर ने सबसे खराब, किसने बेटर और किसने बेस्ट परफॉर्म किया ड्यू टू चेंज इन द लेबर कंपोजिशन। अगेन पूरा कॉन्टेक्स्ट जब तक नहीं रहेगा आंसर हम नहीं दे पाएंगे। अब आता हूं मैं क्वेश्चन को शुरू से पढ़ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो कंपनी इज वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड यूजेस लेबर फोर्स which consist of skilled, semi-skilled and unskilled labor. The rate of labor per week for the skilled worker is 120, semi-skilled worker is 80 and for the unskilled worker is 60. तो हमको सर स्टैंडर्ड रेट मुझे लगता है पता चल गई है। इट वॉज प्लान्ड द लेबर फॉर अ जॉब दैट वुड टेक 60 वीक्स टू बी कंप्लीटेड आइडियली। हम जिस जॉब की बात कर रहे हैं वो 60 वीक्स में कंप्लीट होनी चाहिए, 60 वीक्स में, ठीक है। Ratio of the worker employed in skilled, semi-skilled and unskilled would be 5:3:4. तो ये standard mix नजर आ रहा है। The management consultant who was employed to handle this job died in an accident. Board hired a new consultant to take over his job. तो जिस consultant ने planning करी थी उसने ये ratio बोला था, बट जो नया consultant आया उसका सोचने का तरीका अलग था, डिफरेंट अप्रोच थी, और उसने बोला कि हमें एक्चुअली इस रेशियो में वर्कर चाहिए। तो जब मैंने प्लानिंग करी तो इस रेशियो में करी और जब एग्जीक्यूशन किया तो इस रेशियो में किया। ही चेंज द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयड द वर्कर इन द न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल मिक्स मेरा। नाउ प्रोजेक्ट वॉज कैरिड आउट सक्सेसफुली, ओके, एंड इट टर्न्ड आउट दैट दिस चेंज इन द मिक्स ऑफ द लेबर फोर्स सेव्ड द कंपनी बाय दिस मच। तो स्टैंडर्ड मिक्स में कुछ और था, एक्चुअल मिक्स में कुछ और हुआ, तो मिक्स चेंज हुआ और चेंज ऑफ मिक्स की वजह से कंपनी को फायदा हुआ, सेविंग हुई है इतने रुपए की। कौन सा वेरिएंस है ये? लेबर मिक्स वेरिएंस, फेवरेबल। बट एट द सेम टाइम कंपनी ऑल्सो लॉस्ट 129,600 ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी। अब आपको याद होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, एक मिक्स होता है और एक सब एफिशिएंसी या ईल्ड होता है। तो मिक्स हमको दिया हुआ है और मिक्स के अलावा प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो क्या लगता है आपको ये 129,600 जो लॉस्ट बोल रहा है ये ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहा है या यील्ड की? सर क्योंकि मिक्स के कंटेक्स्ट में बोल रहा है ना कि मिक्स का इतना था और एट द सेम टाइम हमारा इतना प्रोडक्टिविटी का इशू, इससे पता चल रहा है कि ये यील्ड वेरिएंस है। अब यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था बच्चों को कि सर प्रोडक्टिविटी बोला है तो एफिशिएंसी भी तो ले सकते हैं, लेकिन पूरे सेंटेंस के कंटेक्स्ट में देखो, वो तुमको बता रहा है कि मैंने मिक्स चेंज किया उसका इफेक्ट ये है, और मिक्स के अलावा जो एफिशिएंसी का इफेक्ट है जिसको हम यील्ड बोलते हैं वो ये रहा।
आगे जाके भी तुमको ये बात और क्लैरिटी से समझ में आएगी। आगे बढ़ता हूँ मैं। As a result, management consultant was promoted and the labor force was fired and was replaced with more experienced labor force. तो प्रोडक्टिविटी को देखते हुए इन्होंने पुराने एम्प्लॉयज को हटाया और नए बंदे लेकर आए जिनकी प्रोडक्टिविटी तेज है। As the new management consultant was promoted, company found a new one to replace him. फिर थर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट आ गया जो समझना चाहता है और एनालाइज करना चाहता है प्रीवियस जॉब डन बाय द सेकंड मैनेजमेंट। डेटा इन एडिशन टू अबव गिवन इन्फॉर्मेशन वाज एज बिलो। तो ऊपर जो डेटा दिया था उसके अलावा और एक्स्ट्रा डेटा दिया है। द टोटल टाइम पीरियड टेकन फॉर द जॉब वाज 64 वीक। अब एक बात बताओ भाई, ये पूरा जॉब जिसमें आपने प्लान किया था 60 वीक्स में आप करोगे, उस पूरे में टाइम लग गया 64 वीक्स का। अब 64 वीक्स में जितने वर्कर लोगों ने काम किया, तो नंबर ऑफ वर्कर इनटू वीक, जैसे अपन टोटल आवर्स निकालते वैसे टोटल वीक्स निकलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि उतने वीक लग गए, ये 64 वीक्स पर वर्कर कहलाया ना, कि एक वर्कर 64 वीक तक काम करेगा, पर एक वर्कर नहीं, हमारे पास तो मल्टीपल वर्कर है। तो टोटल टाइम निकालने जाऊंगा वीक्स में, आवर्स की जगह वीक्स में, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को नंबर ऑफ वीक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपली आप वीक्स को एक टाइम की यूनिट की तरह लो, ऐसा मत देखो कि वीक यार इतने हफ्ते लग गए, ना ना ना, वैसे मत देखो उसको, ठीक है। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट वॉज स्पेंट इन कंपेरिजन टू प्लांट कॉस्ट वॉज, अच्छा नो नहीं, नेट एक्स्ट्रा कॉस्ट इन कंपेरिजन टू प्लांट कॉस्ट वॉज 1,04,000। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट के बीच में ये अंतर है, विच मीन्स दिस इज अवर लेबर कॉस्ट वेरियंस एडवर्स। टोटल नंबर ऑफ वीक वर्कड बाय ऑल द टाइप ऑफ लेबर वॉज 23040। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो ऊपर बोल रहा है कि 64 वीक का काम हुआ, हाँ सर 64 वीक का काम हुआ, लेकिन 64 वीक्स में टोटल वर्कर लोगों को मिला दे तो इतने वीक्स का काम हुआ है। ऐसे ही होता है ना, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, पर 100 वर्कर अगर 8 घंटे काम करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे ना 800 आवर्स का काम हुआ। वैसे ही हमारे पास है 64 वीक, पर सारे वर्कर ने मिलकर 64 वीक्स में इतने वीक्स का काम किया है। तो अगर मैं 23,040 और 64 को डिवाइड कर दूं उससे, तो मुझे नंबर ऑफ वर्कर पता चल जाएंगे। अच्छा ओके, नाउ स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर इन रियलिटी चार्ज 20 रुपीज एक्स्ट्रा। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में जो रेट है हमारे प्लान्ड वाले रेट से 20 रुपीज ज्यादा आया, और अनस्किल्ड वाले में जो हमारा रेट है वो चार्ज 20 रुपी लेस देन द स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब आपको चीजों को निकालना है। तो सबसे पहले टोटल ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इज 129,600। व्हाट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ अनस्किल्ड। अब आपको ध्यान होगा दोस्तों, हमारे पास जो मिक्स वेरिएंस दिया था ऊपर, उसके साथ साथ यील्ड वेरिएंस दिया था। अगर मैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस दोनों का टोटल कर दूं तो मुझे एफिशिएंसी वेरिएंस मिल जाएगा, और वो मिलेगा ओवरऑल का। उस ओवरऑल वाले एफिशिएंसी वेरिएंस में से अगर मैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वाले का इफेक्ट मतलब पार्ट हटा दूं तो बचेगा किसका, अनस्किल्ड का। अनस्किल्ड का ही पूछ रहा है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं। आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन में दिया था कि यील्ड वेरिएंस आपका है 129,600 एडवर्स, लेबर मिक्स वेरिएंस है आपका 76,800 फेवरेबल। इसका मतलब जब आप दोनों का नेट करते हो तो ओवरऑल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा 52,800। पहले इसको समझो आप, 129,600 का यील्ड का नुकसान हुआ है और मिक्स की वजह से इतने का सेविंग हुआ था, ऊपर लिखा था। तो दोनों का नेट इफेक्ट ले लूंगा तो एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा 52,800 एडवर्स। अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, सर ओवरऑल 129,600 का फेवरेबल है, ओवरऑल 129,600 का फेवरेबल है एफिशिएंसी वेरिएंस, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ओवरऑल 52,800 हमने निकाला है, पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड तो फायदा कर रहे हैं, मतलब अनस्किल्ड वाला नुकसान कर रहा है, एफिशिएंसी में स्लो काम कर रहा है। तो कितना, तो इसमें से इसका इफेक्ट हटा दिया तो ये आ गया। अब तुम खुद सोचो ना भाई, बाकी दो फेवरेबल में थे, बाकी दो फेवरेबल में थे, और अनस्किल्ड वाला इतना एडवर्स है कि उसकी वजह से ओवरऑल भी एडवर्स आ गया। मतलब ऑब्वियसली वो 129,600 से ज्यादा एडवर्स होगा। कितना, 129,600, और उसमें आप जोड़ दीजिए ये वाले पार्ट को, 129,600 प्लस तुम्हारा 52,800, तुमको मिल जाएगा 182,400 एडवर्स। तो ये दोनों फिगर एक जैसे लग रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, बस फिगर एक जैसे, जबकि नेचर भी अलग अलग दिख रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमको टोटल निकाला हमने, कैसे, यील्ड और मिक्स का टोटल करके। अब इस टोटल के अंदर तीनों का
जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका ग्रैंड टोटल है ये। तीनों में से दो का मुझे दिया हुआ है और वो आ रहा है इतना फेवरेबल, मतलब तीसरे वाले का इतना ज़्यादा एडवर्स है कि जब इन तीनों को मिलाते हो ना तो नेट नेट इतना बचता है। तो तीसरा वाला जो अनस्किल्ड है उसका कितना एडवर्स रहा होगा सर, दिस प्लस दिस 180 to 400। तभी तो जब तुम 180 to 400 एडवर्स में से 129 600 का फेवरेबल नेट ऑफ करोगे तो 50 to 800 का एडवर्स बचेगा। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, What are the amount that company saved and paid extra to the laborer? अब मुझे समझ में आ रहा है saved and paid extra। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में हमने 20 रुपीज ज्यादा पे किए और अनस्किल्ड में 20 रुपीज कम पे किए। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में हमारा एडवर्स आएगा और अनस्किल्ड में हमारा फेवरेबल आएगा, लेकिन कितना कितना वो हमसे पूछ रहा है। तो मैंने बोला देखो भाई 20 रुपीज ज्यादा 20 रुपीज ज्यादा किस में, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में। पर सर आप ये नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकाल रहे हो? नंबर ऑफ आवर्स नहीं है ये, जो 20 का रेट था ना, आओ मैं बताता हूँ 20 का रेट क्या था। पर वीक दिया हुआ है, 20 रेट एक्स्ट्रा पर वीक दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको वेज रेट गिवन था ना 120, 80 और 60, ये भी पर वीक गिवन था। तो सबसे खास बात इस क्वेश्चन की कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर रेट पर वीक और इनटू नंबर ऑफ वीक पर दिया हुआ है, ना कि नंबर ऑफ आवर इनटू रेट पर आवर। समझ रहे हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही अलग है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो एज आई सेड कि हमें यहाँ पर निकालना है कितना पैसा बचाया या कितना एक्स्ट्रा पे किया रेट की वजह से। जब हम रेट वेरिएंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। अब एक्चुअल आर तो नहीं है, एक्चुअल टाइम में क्या लूं, एक्चुअल वीक्स। अब समझते हैं एक्चुअल वीक्स कैसे निकलेगा। आइए देखो बड़े भाई, स्टैंडर्ड वीक था 60 एक वर्कर का और 64 था एक्चुअल वीक। 64 वीक्स हमको लग गए। टोटल एक्चुअल वीक्स हमको दिया 23,040, बताया था ना आपको 23,040। मतलब अगर आप अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ वीक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 23,040 आ रहा। तो अब मैं समझ गया कि 23,040 और 64 वीक्स मतलब 360 वर्कर है मेरे पास। 360 वर्कर जब 64 वीक्स तक काम करते हैं तो टोटल जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो कितने वीक्स का निकल कर आता है, 23,040। आप चाहो तो चेक कर लो, 360 इंटू 64। समझ गए मेरी बात को। अब ये जो 360 वर्कर लगे हैं, लगने चाहिए थे इस रेशियो में, लेकिन लगे हैं इस रेशियो में 7:3:8। तो मैंने यहां पर कर दिया 360 को 7:3:8 में, 7:3:8। अब आप बोलोगे सर इनके आप एक्चुअल वीक्स कैसे निकालोगे, 140 इंटू 64, 60 इंटू 64, 160 इंटू 64। अरे सीधी बात है, ये 360 इंटू 64 करके टोटल निकला। तो उस टोटल में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कितना है उसके लिए आप 360 मल्टीप्लाई ना करते हुए एक्चुअली जितने वर्कर है उतना मल्टीप्लाई करो। तो 140 इंटू 64, 60 इंटू 64, 160 इंटू 64। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इसी तरीके से हमारा ये निकला है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक है, अब ये जो हमारे एक्चुअल वीक्स निकल गए और ये स्टैंडर्ड रेट है, और ये देखो 20 रुपये ज़्यादा 20 रुपये ज़्यादा एक्चुअल रेट है और ये 20 रुपये कम। तो यहाँ दोनों में नुकसान हुआ और इसमें फ़ायदा हुआ है, उसी को अमाउंट को आपको यहाँ दिखाना है। तो ये देखो 8960 वीक्स, माय बैड, 8960 वीक्स इंटू 20 का एक्स्ट्रा पेमेंट, 3840 वीक इंटू 20 का एक्स्ट्रा पेमेंट, मतलब टोटल 2,56,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट। अनस्किल्ड की बात करूं तो 10,240 वीक्स थे और 20 रुपीज पर वीक का बेनिफिट हुआ है वहां। तो 204800 सेव्ड। और हमको नेट करके नहीं बताना है, हमको बोल रहा है सेव्ड वाला अलग बताओ और एक्स्ट्रा वाला अलग बताओ। तो 204800 पहले आएगा और 256,000 कॉमा करके बाद में आएगा। ये रहा ऑप्शन सी, खत्म। तो क्वेश्चन 7 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए जी, ऑल राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं पानी पी लेता हूं फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेवल तो है क्वेश्चन में, आपने देख लिया होगा, मजा आया होगा आपको। नाउ लिसन, इफ इन टोटल 1440 weeks were worked in addition to what was planned, how many extra or less worker were used in actual compared to standard? अब देखो
तुमको ये तो पता चल गया 360 एक्चुअल वर्कर हैं, बराबर है सर। अब 60 और 64, तो 4 वीक ज्यादा काम हुआ, लेकिन 4 वीक जो ज्यादा काम हुआ है कितने वर्कर के बीच में, 360। तो देखो टोटल कितना आता है, 4 इंटू 360 कितना आता है वैल्यू, 4 इंटू 360, कैलकुलेटर में निकालता हूं मैं भाई। फोर इंटू 360 सर 1440। अच्छा 1440 का मतलब ये है, हाँ भाई टोटल ओवरऑल इतने वीक्स ज्यादा काम हो गए, जैसे अपन टोटल आवर्स निकालते हैं कि टोटल इतने आवर्स ज्यादा काम हुआ स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, वैसे यहां पर भी वही है कि टोटल जितने वीक्स काम होना था उससे इतने वीक्स ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 360 वर्कर 4 हफ्ते ज्यादा काम करेंगे तो टोटल 1440 वीक्स का काम ज्यादा हुआ कहलाएगा ना, तो वही यहां पर 1440 बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो आपने सोचा था वो भी 360 वर्कर ही थे, बट उनका मिक्स अलग था। मिक्स क्या था, 5-3-4। तो मैंने क्या किया, 360 वर्कर्स को 5-3 और 4 रेशियो में डाला, तो आ रहा है 150, 90 और 120। तो 5:3:4। आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे आया, 5:3:4। अब सुनो, पहला वाला 10 कम लगा, दूसरा सेमी स्किल्ड वाला 30 कम लगे, और स्किल्ड अनस्किल्ड वाले 40 ज्यादा लगे। समझ रहे हो? तो कितने एक्स्ट्रा या कितने कम वर्कर लगे, -10, -30 +40। उसी सीक्वेंस में पूछ भी रहा है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, -10, -30 +40। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कैलकुलेट द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वीक। अब याद करो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या था, टोटल एक्चुअल आर इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, टोटल एक्चुअल वीक्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो टोटल एक्चुअल वीक्स कितने मेरे पास, 23,040, और वो लगे थे 7:3:8 में, पर मुझे लगाना है 5:3:4 में। तो कैसा नजर आता, दैट इज RSH, RSW। तो ठीक है भाई, 9600 5760। ये सिंपल पार्ट था भाई, इसमें तुमको डरने वाली बात नहीं थी। ऊपर टेबल बनी हुई है, टोटल एक्चुअल वीक हमको पता है, तो उसी टोटल एक्चुअल वीक को स्टैंडर्ड मिक्स में अगर दिखाऊं तो हाउ विल इट लुक लाइक, दैट इज माई RSH या RSW। नाउ स्टैंडर्ड रेट चार्ज बाय स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये तो क्वेश्चन में दिया था। तो कौन से वर्कर ने परफॉर्म बेटर किया है। अब देखो भाई, जब वर्कर के परफॉर्मेंस की बात आती है तो एफिशिएंसी बोलते हैं उसको, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। यहां हो जाएगा स्टैंडर्ड वीक माइनस एक्चुअल वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट पर वीक। अब ये हमारा निकला हुआ है, देख लो आप, स्टैंडर्ड तीनों निकले हुए हैं और एक्चुअल भी तीनों निकले हुए हैं। आपको भी पता कैसे निकला, स्टैंडर्ड निकालते समय मैंने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर को 60 से मल्टीप्लाई किया। ये देखो 150 इंटू 60 9,000, फिर 90 इंटू 60 5400, फिर 120 इंटू 60 विच इज 7200। और जब एक्चुअल वीक्स निकाला तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर को एक्चुअल वीक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्ड और एक्चुअल आ गए, उनको कंपेयर कर दिया और हमारे स्टैंडर्ड रेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 फेवरेबल आ रहे हैं और ये एडवर्स आ रहा है। अब वो कह रहा है वर्स्ट वाले को सबसे पहले लिखो। अब तुम मुझे बताओ सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका, अनस्किल्ड का। ये लो अनस्किल्ड का। सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस स्किल्ड वाले का, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सेमी स्किल्ड। ये लो सेमी स्किल्ड। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया सी। मजेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, पूरे इस क्वेश्चन ने हमारे 18 मिनट ले लिए भाई, पर अभी क्या कर सकते हैं। समझना है तो भाई देना पड़ता है समय, और जहां स्पेशल पॉइंट आते हैं वहां तो डेफिनेटली देना पड़ता है। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया था, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यस, सो दूसरे क्वेश्चन में आप मेरी बात सुनिए ध्यान से सभी लोग। या MCQ 6 से लेकर 10 तक, चैप्टर 13 से आया था। 13 चैप्टर मतलब समझते हो ना, so 13 मतलब स्टैंडर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सिर्फ अनस्किल्ड का पूछ रहा था, एक्स्ट्रा पेड एंड सेव्ड पूछ रहा था, एक्स्ट्रा और लेस वर्कर पूरा था, RSW पूछ रहा था, और एफिशिएंसी वेरिएंस और रैंकिंग पूछ रहा था। अब क्या क्या स्पेशल पॉइंट है सर, गिवन प्रोडक्टिविटी वेरिएंस इज एक्चुअली लेबर यील्ड वेरिएंस एज मिक्स इज गिवन सेपरेट। तो जो ऊपर बोला ना कि प्रोडक्टिविटी खराब हुई, उसका क्या इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, उसको पूरा एफिशिएंसी मान रहे हो, सब एफिशिएंसी यील्ड मान रहे हो, तो यील्ड मानेंगे क्योंकि वो मिक्स के कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। दूसरा, यूनिट ऑफ द टाइम इज वीक नॉट आवर्स। ये सबसे खास बात थी क्वेश्चन की कि पूरा का पूरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो आवर्स में नहीं वीक्स में दिया था। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एंड अकॉर्डिंगली द स्टैंडर्ड वीक्स एंड एक्चुअल वीक्स
सारी की सारी कैलकुलेशंस एकदम नई थी, एकदम स्पेशल थी, तो इसको मैं बिल्कुल वीआईपी क्वेश्चन बोलूंगा भाई, सवाल ही नहीं उठता। रही बात तुम्हारे अगले एमसीक्यू की, एमसीक्यू नंबर 11 चैप्टर 14 से स्पेशल ऑर्डर वाला आया था, जिसमें बोल रहा है कि स्पेशल ऑर्डर आया तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। सिंपली बात है, स्पेशल ऑर्डर आया तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, इसलिए सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में जितना अंतर है, जितना भी इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन है, वही इंक्रीज इन प्रॉफिट भी कहलाएगा, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। 12th क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 12 जो था वो चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग से आया था, 2 नंबर का था। टोटल टन किलोमीटर पूछ रहा था और बहुत ही रेगुलर वे में टन किलोमीटर निकालना था, इसके अंदर भी कोई चैलेंज नहीं है। फिर आते हैं सर हम लोग एमसीक्यू नंबर 13 जिसमें मैक्सिमम स्टॉक पूछा है। आपको याद होगा, या फिर अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता दूं, कभी कभी ना हमको वो फिनिश गुड्स की क्वांटिटी देता है, पर एनुअल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन ना वीकली बेसिस पर निकालना होता है। आइए मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। जैसे यहाँ बोल रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही 5000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट पर मंथ, तो 5000 इंटू 12 करूंगा तो 60,000 तो फिनिश गुड्स आएगा, पर क्वेश्चन तो हमारा मटेरियल का है, मैक्सिमम स्टॉक। तो 5000 इंटू वो तो नहीं कर सकता 60,000, वो तो फिर एफजी का डिमांड है ना। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज ठीक है, परचेज प्राइस गिवन है, ये भी ठीक है। रीऑर्डर पीरियड दिया है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिया 100 kg से 450 kg, एवरेज कंजम्पशन दिया 275 kg और कैरिंग कॉस्ट दिया है 20% सीसीपीयूपीए के लिए। मैक्सिमम स्टॉक, अब देखो मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। आरओएल तो निकल जाएगा मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करके कि भाई 450 kg इंटू 8 वीक्स, आरओएल तो निकल गया मेरा। कहाँ गया, ये निकल गया 3600। पर जब मुझे आरओक्यू के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना है तो आई नीड एनुअल रिक्वायरमेंट। अब एनुअल रिक्वायरमेंट तो फिनिश गुड्स की गिवन है, मटेरियल की नहीं गिवन, तो कैसे निकालूं सर? सिंपल, जो भी एवरेज कंजम्पशन दिया है पर वीक दिया है तुमको, हाँ 275 kg, उसको मल्टीप्लाई कर दो 52 से। ऐसा एक हमने पीवाईक्यू आरटीपी एनालिसिस करते समय भी किया था बैच के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 14, बस यही स्पेशल पॉइंट था, इसके अलावा इस पर स्पेशल पॉइंट नहीं है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वही मुझे बताना था कि कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन वीक्स, नॉट बेस्ड ऑन फिनिश गुड्स। हाँ, अगर क्वेश्चन मुझे बोलता कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में इतने केजी मटेरियल लगता है एंड सो ऑन, तो फिर बात अलग थी, पर वैसा कुछ डेटा था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो व्हाई शुड आई यूज दैट नाउ। एमसीक्यू नंबर 14 में हमसे पूछा है जॉइंट कॉस्ट टू बी अपॉर्शन्ड आफ्टर रिडक्शन एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो ट्रीटमेंट ईजी है, बट क्वेश्चन नया है, तो आइए देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट वाई है, जब प्रोडक्ट वाई बनाते हैं ना तो 2 बाय प्रोडक्ट बनते हैं ए एंड बी। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज 2 लाख रुपीज। ये तीनों चीजें 2 लाख रुपए में बनी है, और ए और बी जो बाय प्रोडक्ट है ना वो 80,000 और 50,000 में सेल होते हैं, लेकिन उनको बनाने में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आफ्टर सेपरेशन, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है 10,000 और 8,000 की। उनके एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है 20% ऑफ द सेल्स, और उनका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 25% एंड 30% ऑफ द सेल। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई आफ्टर एडजस्टिंग जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनिंग टू बाय प्रोडक्ट ए एंड बी। अब क्या होगा भाई, जब आपको बाय प्रोडक्ट भी मिलता है और उसको बेच के अगर आपके पास कुछ नेट वैल्यू बच रही है, तो वो बेनिफिट को जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करके फिर जॉइंट कॉस्ट फाइनल निकाला जाता है। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ए और बी का सेल करने से जो एनआरवी जनरेट हो रहा है उसको जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करूंगा, और वो जो नेट जॉइंट कॉस्ट बचेगी वो मेरे प्रोडक्ट वाई की जॉइंट कॉस्ट कहलाएगी। तो आइए, मैंने दोनों का सेल ले लिया, ए और बी का बराबर है सर, क्वेश्चन से ले लिया आपने यहाँ से और यहाँ से। फिर मैंने दोनों का प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट कैसे निकाला सर, 80,000 का 25% 20,000, 50,000 का 30% 15,000। तो सेल्स में से प्रॉफिट गया, सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों का 20% 16,000 और 10,000, और उसके बाद मैंने दोनों का जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 10 और 8 वो माइनस किया। तो ये बच रहा क्या है, 34 और 17 एनआरवी। यही 34 और 17 मिला के होता है 51,000। इस 51,000 को मैं जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा तो 1,49,000 ये मेरा बचेगा सर रिमेनिंग नेट जॉइंट कॉस्ट, जो मुझे बांटनी है प्रोडक्ट वाई में। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि जनरली जब हमको बाय प्रोडक्ट का एनआरवी निकालना होता है ना, हम सेल्स में से एफपीसी माइनस कर देते हैं, क्योंकि बाकी के आइटम जो है सेलिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट गिवन ही नहीं होते क्वेश्चन में। पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, तो कहीं ये ना हो जाए कि गिवन होते हुए भी आपसे मिस आउट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा एम्फेसिस दे रहा हूँ। इसके साथ एमसीक्यू हमारे पूरे होते हैं, क्योंकि अगला जो 15th एमसीक्यू है उसमें केवल ओवर एब्जॉर्ब का फिगर निकालना है, विच इज डैम इजी। 2 नंबर के हिसाब से बोनस है तुम्हारे लिए। अब आता हूं सर मैं हमारे
डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया ना वो स्टॉक लेवल का, आपको याद है वो एक स्टडी मैट का हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 3 मटेरियल थे, किसी तीनों का डिलीवरी टाइम भी दिया है, तीनों का 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में कितना लगता है वो दिया है, किसी का ROL दिया है, किसी का मिनिमम लेवल दिया है, इस तरीके से नंबर ऑफ वीक्स में रीऑर्डर पीरियड दिया रहता था, और A का ये निकालो, B का वो निकालो, C का वो निकालो। सेम टू सेम रेगुलर स्टडी मैट का क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया था। मैं तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यू विल रिमेंबर, अरे हाँ सर ये देखा हुआ है और मैंने सॉल्व करके भी देख लिया, कैलकुलेशन के अंदर कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज स्टडी मैट का ही कॉपी पेस्ट हुआ है, इसलिए इस पर मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1B। जो 1B हमारा क्वेश्चन है सर्विस कॉस्टिंग का, उसमें कुछ खास बात है, तो चलिए मैं फटाफट उसको रीड कर देता हूँ। As travel has been promised a contract to run a tourist car on a 20 किलोमीटर long route for a multinational firm। तो उसने कार खरीदी जिसकी कॉस्ट 4,50,000 है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स गिवन है, गैरेज का रेंट पर मंथ गिवन है, द एनुअल रिपेयर कॉस्ट इज गिवन, द कार इज एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 10 years, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द कार इज ऑल्सो गिवन, ही हायर्स अ ड्राइवर जिसको 3,000 पर मंथ की सैलरी और 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन जाएगा, ठीक है। बाकी के इंसिडेंटल खर्चे 2,000 हैं, पेट्रोल एटसेट्रा 220 रुपये पर 100 किलोमीटर, और कार जो है हमारी जो टूरिस्ट कार है वो 4 राउंड ट्रिप करेगी हर दिन, और अगर 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको चाहिए और कार अगर 25 दिन रोड में चल रही है तो क्या आप चार्ज करोगे पर राउंड ट्रिप। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कार ऐसे रोड में चल रही है और किसी को भी बिठा लेती है? ये बस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो जो भी व्यक्ति उस दिन टूर के लिए आएगा उससे राउंड ट्रिप का सीधा टोटल पैसा लेंगे कि भाई साहब आप सुबह जाते हो, आपको घुमा के वापस लाएंगे, टोटल इतना पैसा लगेगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ जो मैं फेयर निकालूं, पर पैसेंजर किलोमीटर निकालूं या पर किलोमीटर? पर किलोमीटर, और राउंड ट्रिप का जितना आने जाने का डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही खास बात है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशंस ईजी है, कॉस्ट ईजी है, प्रॉफिट निकालना ईजी है, टेकिंग्स ईजी है, लेकिन ये जो यूनिट वाली बात है ना कि सर आप पहले तो पैसेंजर किलोमीटर करते थे, यहाँ आप नहीं करोगे पैसेंजर किलोमीटर, नहीं। यहाँ पर तो गाड़ी में 1 जना बैठा हो या 4 जना बैठा हो मुझे इससे मतलब नहीं, आपको गाड़ी बुक करनी है ना। तो मल्टीनेशनल कंपनी हमको जिस दिन बुलाएगी हम हर दिन का कितना पैसा उनसे लेंगे एक राउंड ट्रिप का, वो हमको रेट निकालना है, ठीक है। तो बस वही खास बात है। तो देखो मैंने क्या किया, सब कुछ एनुअल बेसिस पे कर दिया क्योंकि मंथली बेसिस पे बहुत छोटे छोटे फिगर बन रहे थे। तो जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन, कैसे ले लिया सर आपने डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। उसके बाद आपने ये ले लिया इंश्योरेंस, टैक्सेस, उसके बाद गैरेज को 12 से मल्टीप्लाई करके ले लिया, ये 12,000 आपने रिपेयरिंग कॉस्ट ले ली, फिर 3 × 12 24,000 ड्राइवर की सैलरी ले ली एंड सो ऑन, इंसिडेंटल खर्चे ले लिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सारा टोटल आ रहा है बिफोर कमीशन, इसमें कमीशन जुड़ना बाकी है, फिर प्रॉफिट जुड़ना बाकी है। अब हमको पता है कि 10% कमीशन और 15% प्रॉफिट, मतलब 25% मार्जिन तो वहाँ चला जाएगा। तो ये जो कॉस्ट आ रही बिफोर कमीशन ये 75% ऑफ टेकिंग है, तो उसको 75% से डिवाइड करोगे ना आप तो आपको टेकिंग की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो टेकिंग की वैल्यू इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, टोटल रनिंग किलोमीटर से। तो देखो रनिंग किलोमीटर कैसे आएगा, एक दिन में हमारी कार 4 राउंड ट्रिप करती है, तो 4 × 20 किलोमीटर × 2, क्योंकि राउंड ट्रिप कर रही है मतलब 40 किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर हो गया, 25 डेज और 12 मंथ, तो साल भर में 48,000 किलोमीटर। मतलब 48,000 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे वसूल करने इतने रुपए। इसका मतलब मैं पर किलोमीटर कितना निकालूंगा, 342533 अपॉन 48,000, और एक राउंड ट्रिप में कितना किलोमीटर है, 20 जाना 20 आना 40, तो एक राउंड ट्रिप का 285 रुपीज चार्ज होगा। एक राउंड ट्रिप का कितना पैसा लगेगा, 285 रुपीज। तो ये देखो ना, टोटल टेकिंग्स को टोटल किलोमीटर से डिवाइड किया, फिर 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई किया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कंपोजिट यूनिट ही जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर और किलोमीटर दोनों मैटर करते हैं, बट प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में कितने लोग बैठे हैं उसके हिसाब से चार्ज नहीं लगता। आपने प्राइवेट गाड़ी करी है तो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा, सिंपल, इनफैक्ट राउंड ट्रिप के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा अगला क्वेश्चन भी, जिसमें मैं बोल दूं कि ये भाई सर्विस सेक्टर का था, 5 मार्क्स का था, और चार्ज पर राउंड ट्रिप पूछा था। तो फेयर जो है वो नॉट पैसेंजर बेस्ड, बाकी सब कुछ रेगुलर है, बस पैसेंजर वाला इसके अंदर कहानी नहीं है। ऑल राइट सर, नाउ क्वेश्चन नंबर 1C हमारे पास जो आया था भाई बहुत ही सिंपल, OT ट्रीटमेंट आप सभी को पता है, ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होता है। उसमें भी कौन कौन से 2 केसेस पूछा था, वर्कर का शॉर्टेज
मतलब वो एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट निकालते हैं, और इर्रेगुलर ओटी जिसमें हम प्रीमियम वाला पार्ट ओवरहेड में डाल देते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये वाला, भाई स्टडी मैट में भी किया और बार बार कई बार किया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2A, भाई वो सुपर पेन नॉर्मल पेन याद है कि मटेरियल, एक यूनिट मटेरियल कॉस्ट उसकी डबल है, वेजेस की कॉस्ट 60% एंड सो ऑन। बिल्कुल वही पैटर्न का क्वेश्चन दूसरे नाम से आ गया है, इसमें लाइटनिंग केबल और सी टाइप केबल नाम से दे दिया है, कभी वो क्लॉथ मास्क और N95 मास्क के नाम से दे देता है, पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। 2B और 2C इसमें 4 और 2 6 नंबर की सर थ्योरी आ गई थी, तो वो थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 3 है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेस अकाउंट का एक बेसिक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके अंदर कॉस्टिंग P&L बनाने को भी बोला है और कुछ ऐसे खर्चे भी दिए हैं जो सीधे P&L लेवल पर लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये वेराइटी, ये एग्जैक्ट वैरायटी मैंने कवर करी PYQ RTP सेशन में, बट ये तो यूट्यूब का सेशन है, ज़रूरी नहीं कि आपने मुझसे बैच लिया हो, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा। जो चीज़ें वन शॉट में डिस्कस हो गई है ना, वो मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वन शॉट तो यूट्यूब में सबके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा कोई नया पॉइंट आता तो मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखो मैंने सब सॉल्व करके देखे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। लाइटनिंग केबल देखो ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लाइटनिंग केबल वॉज ट्वाइस, और वेजेस जो है 5/3 टाइम्स एंड सो ऑन। तो इट वॉज ओके यार। चलो अब मैं आता हूँ वाले क्वेश्चन में, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब आप देखो यहाँ पर प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 में आप इतना मटेरियल इनपुट कर रहे हो इस रेट से, और एक्चुअल आउटपुट आपका इतना निकला। इसमें से अगली प्रोसेस में आप 3/4 ट्रांसफर कर रहे हो। ये बात भी मैंने बताई, कभी कभी क्या होता है ना सर, हम अपना पूरा आउटपुट जो है वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं करते, उसमें से कुछ पार्ट डायरेक्टली मार्केट में भी सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जितना आउटपुट निकला है उसमें से 3/4 आप प्रोसेस 2 में भेज रहे हो। तो ध्यान रहे, प्रोसेस 2 में जब आप इनपुट लोगे तो पूरा 138 मत लेना, 138 का 3/4 लेना। अगेन आउटपुट सोल्ड, सीधी सी बात है, 3/4 अगर आपने सामने वाले को भेजा है, मतलब 1/4 आपने मार्केट में बेचा है। नॉर्मल लॉस 6%, तो जब आप 6% निकालोगे, किसका निकालोगे? इनपुट का। 15 6 या 90, 9,000। अकॉर्डिंगली फिर आप एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन निकालोगे। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट निकल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए भी उन्होंने आपको बोल दिया है कि 2,25,00,000 है, और एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस आपको निकालना है। तो दोनों डायरेक्ट वेजेस का टोटल करेंगे, इसको न्यूमिनेटर में रखेंगे, एक परसेंटेज मिल जाएगा, उस परसेंटेज के बेसिस पे रिकवरी रेट निकल जाएगी। फिर स्क्रैप वैल्यू तो आपको पता ही है क्या यूज़ है। और जब आप ये मार्केट में बेच रहे हो आउटपुट, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं फोकस बैच में भी ये वैरायटी कवर है, तो यूट्यूब वालों के लिए भी नया तो नहीं है। मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 1 CR 27.5 लाख डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू P&L। मतलब ध्यान रहे, इसको किसी प्रोसेस अकाउंट में मत लेना, डायरेक्टली P&L बनाते समय लेना। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3A, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3A डिस्क्रिप्टिव। तो ये सारे देखो MCQ के सॉल्यूशन थे। फिर ये क्वेश्चन 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A। ये देखिए सर, रॉ मटेरियल 1,50,000 यूनिट 400 के रेट से 6 करोड़। डायरेक्ट वेजेस क्लियर दिया है, उसका 20% डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देखो आपने 2,25,000, मतलब 2,25,00,000 अपॉन दिस एंड दिस करके, मतलब या तो परसेंटेज से या रेशियो से बांट दो, एक ही बात है। फिर नॉर्मल लॉस, फिर प्रोसेस 2 में कितना भेजा, और उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से, ये एबनॉर्मल लॉस है और ये आपने बेच दिया है कहाँ पर? मार्केट में सीधे जाके। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो यहाँ FG अकाउंट आप लिखो और फिर FG को P&L में लेकर जाओ, या फिर सीधे P&L ले लो। ये कौन सा वाला पार्ट है सर? ये सोल्ड वाला पार्ट है। सोल्ड वाला, अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रो। मैंने मेरा पूरा आउटपुट अगले प्रोसेस में नहीं भेजा, मेरा जो पूरा आउटपुट था उसका 1/4 दैट इज 34,500 कि मैंने सोल्ड किया है मार्केट में। अच्छा, तो वो यहाँ पर चला जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग P&L में, या फिर यहाँ पर मैं FG अकाउंट भी ले सकता हूँ। मैं पर्सनली FG लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि पहले मैंने उसको FG बनाया होगा फिर वो बिका होगा ना। सीधे प्रोसेस अकाउंट से कॉस्टिंग P&L ले जाना ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो कंप्लीशन को नहीं दर्शा रहा है। अच्छा, यहाँ सेल्स वैल्यू लेते हैं क्या? नहीं सर, जो कॉस्ट पर यूनिट आप निकालते हो उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब जगह। वो तो सिंपल है, ओपनिंग क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में है नहीं। अब ध्यान देना, प्रोसेस 2 में आपने 3/4 ऑफ द आउटपुट भेजा था, तो 3/4 को ही आप इनपुट में लोगे यहाँ पर, बराबर है सर।
अच्छा, इसमें से भी आप अगर अगेन देखोगे तो कॉस्टिंग P&L भी है और रिमेनिंग आपका नॉर्मल लॉस भी है। तो यहाँ पर जो फिनिश गुड्स वाला पार्ट था, अगेन उन्होंने FG ना लिखकर कॉस्टिंग P&L लिखा है, विच आई रियली डोंट एग्री विद द सॉल्यूशन। तो आप FG लिख कर आना ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट करके P&L में ट्रांसफर करते हैं। एबनॉर्मल गेन में क्या होता है वो सब आपको पता है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों का सेल वैल्यू ले लिया क्योंकि हमको सेल वैल्यू पता है दोनों का। फिर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की नेट वैल्यू ले ली उनके अकाउंट में से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से वो दोनों जो हमारे दोनों के जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आए थे ना वो यहाँ लिए हुए हैं। देखो ना, एक तो ये वाला, एक ये वाला फिगर 759,88,778, और एक ये वाला फिगर आपका, वो दोनों को यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया, जो कि एक्चुअली हम FG अकाउंट के थ्रू लेकर आते हैं यहाँ पर। और सेलिंग एक्सपेंसेस तो बोला ही था कि डायरेक्टली P&L में लेना बस। तो नॉट अ कम्प्लीटली न्यू वेराइटी, बट हो सकता है कुछ लोग जो सिर्फ मॉड्यूल पढ़ के आए हैं उनके लिए वाला पार्ट नया हो सकता है। इनफैक्ट मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, दैट आउटपुट पार्ट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड ऑल्सो। मतलब पूरा का पूरा आउटपुट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्ट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड ऑल्सो, मतलब वो प्रोसेस से डायरेक्टली मार्केट में भी बिक रहा है। ठीक है, अब आते हैं सर हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4A में। ABC का वो ट्रेडर वाला क्वेश्चन नहीं होता कि एक बार ट्रेडिशनल मेथड से सपोर्ट कॉस्ट को 30% ऑफ COGS में बांट के ऑपरेटिंग इनकम निकालो। उसके बाद हम आपको सारे ड्राइवर बता रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर के रेट लेके फिर ऑपरेटिंग इनकम निकालो और फिर कंपेयर करो प्रोडक्ट वाइज। बिल्कुल सेम टू सेम ABC का क्वेश्चन, मॉड्यूल जैसा। लेकिन एक खास बात क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सीधे उस पॉइंट पर जाके बता देता हूं ताकि आपका भी समय बचे। इन्होंने ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है 903900, और फिर बोला है क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है इतने 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 होते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूं मैं कि जितना भी टोटल इंस्पेक्शन आएगा 759, 782, 730 उनको जोड़ देता हूं। 759 प्लस 782 प्लस 736, तो 2277 नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस आने चाहिए। तो यहाँ 2277 इंस्पेक्शन जोड़ के मैं कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल दूंगा। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, 396 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 96। लेकिन अगर हम लास्ट की एक लाइन पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू बनाना बीइंग रिपनिंग इन नेचर इट टेक्स डबल द टाइम ड्यूरिंग इंस्पेक्शन देन द अदर टाइप ऑफ चिप्स। तो भले यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपके 736 हो रहे हैं, बट फॉर द पर्पज ऑफ अलोकेटिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा लगता है, मतलब एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको 736 मत लो। मतलब आप ये 227 यूज मत करो, आप इसका करो डबल, 736 का भी करो डबल। अच्छा, 736 का डबल करोगे तो 1472, और फिर इन तीनों को जोड़ के आप अपना कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी पता करो, 3013। तो यहां पर मैं 3013 डिवाइड करूँ, तब मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट। बाकी सब कुछ बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं ना डायरेक्टली दिया हुआ है कि कॉस्ट भी दी हैं, उनके ड्राइवर्स की क्वांटिटी भी सब कुछ डायरेक्टली दिए। बट ये एक नया पॉइंट था जो कभी देखने को नहीं मिला था। तो 300 रुपीज पर इंस्पेक्शन हमारा रेट आएगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट जाके आपको वो बात बता दी जो जरूरी थी जाननी। हाँ सर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन फॉर बनाना प्रोडक्ट टू बी टेकन डबल बिकॉज इट टेक्स डबल टाइम टू डू इंस्पेक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन को इक्विवेलेंट डबल ले लो। इंस्पेक्शन 736 ही हुए, बट कॉस्ट अलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम के हिसाब से आप उसको डबल ले रहे हो, वैसा। फिर फंक्शनल बजट का क्वेश्चन था जिसमें प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल यूसेज, रॉ मटेरियल परचेज बजट और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट पूछा है। तो बिल्कुल स्टडी मटेरियल के जैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देने की बजाय ना क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री दे दिया है, जो आप सभी को पता है कि चेंज इन इन्वेंट्री दे दिया तो सीधे प्लस क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग का डिफरेंस ही दे दिया है। तो सीधे जब मैं अपने सेल्स बजट में चेंज इन इन्वेंट्री जोड़ूंगा तो मुझे प्रोडक्शन बजट मिल जाएगा और काम आसान हो गया हमारा। ठीक है, फिर मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। रिकंसिलेशन तक नहीं करना था, प्रॉफिट निकालना था, डेटा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ गिवन था, तो वहां भी सच करने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन 5 भी आया था ओवरहेड्स का, और इसके अंदर बहुत सारे नए नए ड्राइवर्स हमको देखने को मिले हैं। जैसे सुपरवाइजर की वेजेस ऐसा करके कॉमन कॉस्ट था, तो उसको किस पे बांटे भाई? तो उन्होंने बोला देखो सुपरवाइजर जो है डायरेक्ट वर्कर को सुपरवाइज करता है, तो पहली बात सुपरवाइजर को आप बांटो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से या डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटो। तो आओ मैं वो वाला भी दिखा देता हूँ
क्योंकि अगेन ये छोटा सा पॉइंट था जो शायद आप लोगों के पढ़ने में आपको आएगा भी नहीं, पर मुझे वो क्लिक हुआ था। ठीक है, तो जैसे लीज रेंटल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्लोर स्पेस में बांट दोगे। पावर एंड फ्यूल, हॉर्स पावर मशीन इनटू वर्किंग आवर, यहाँ पर मशीन के वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं तो हॉर्स पावर और नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। वेजेस टू सुपरवाइजर डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटूंगा, बट कहने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रेशियो में पूरा मत बांटना, सिर्फ इन तीनों में बांटना। दैट इज द स्पेशल पॉइंट। आप चाहो तो मैं इसको यहाँ दिखा भी देता हूँ। आइए आइए आइए, बजट हो गया, उसके बाद ये मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन हो गया। हाँ ये देखो भाई, सुपरवाइजर की वेजेस इन्होंने, अच्छा डायरेक्ट वेजेस पे भी नहीं, वर्किंग आवर्स पर बांटी है, और वो भी टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। तो ये कभी अपन ने आइटम देखा नहीं था सुपरवाइजर वेजेस के नाम से। तो अब ध्यान रखना, ऐसे सुपरवाइजर वेजेस आएगा तो आप वर्किंग आवर्स या लेबर आवर्स के बेसिस पर बांटना, और वो भी ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना, क्योंकि जो फैक्ट्री के सुपरवाइजर होते हैं ना, उनका सर्विस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना एज सच होता नहीं है। और क्या आइटम दिया था दूसरा, ईएसआई एंड पीएफ ऑन द रेशियो ऑफ वेजेस, जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी है कि भाई देखो एक आइटम दिया था ईएसआई एंड पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ईएसआई और पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डी होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो वेजेस की वैल्यू पर डिपेंड करता है रादर देन आर्स, इसलिए आपको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में लेना चाहिए। और ईएसआई पीएफ तो सारे एम्प्लॉयज का कटता है, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसलिए पांचों डिपार्टमेंट आएंगे इसमें। तो ये दो स्पेशल पॉइंट थे जो पहली बार देखने को मिले थे। क्वेश्चन 6 एज यूजुअल हमारा थ्योरी क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन मैनेजरल डिसीजन, फिर कुछ कॉस्ट ड्राइवर के एग्जाम्पल पूछे थे, लिमिटेशन ऑफ बजट और कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन सबसे फेवरेट क्वेश्चन इनका। तो इसके साथ दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कशन हमारा पूरा किया है हमारे इस लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 का। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 पर भी वीडियो डाल दूंगा, बट मैं आपको 100 बात की एक बात बोलूँ, जो खास बात आपको ध्यान रखनी है या सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे जो इस सेशन का है वो है आपका जो लेबर वेरियांस पर केस सिनेरियो क्वेश्चन आया है, वो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए भाई, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहली बार जो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो आवर्स की जगह वीक्स में दिया हुआ है, एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के मेरे बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ब्रह्मास्त्र मैराथन सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, उसका 4th सेशन बस बाकी पूरे सिलेबस का मैराथन ऑलरेडी हो चुका है, लेटेस्ट वाला यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। 6-6 7-7 घंटे के 3 वीडियोज़ हैं, पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। प्लस केस सिनेरियो का एक सेपरेट मैराथन लेने वाला हूँ अपकमिंग संडे को, दोपहर को 3 बजे से रात तक, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करेगा, मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।